फराज हमारे छोटे भाई की तरह हमसे जुड़े रहे और उन्होंने जो भी अपेक्षा हमसे की होगी हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे और परिणाम है और उनकी कोशिश है, उनकी मेहनत है, उनका समर्पण है कि आज ये आई पजा परिवार बहुत बड़ा परिवार के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत बधाई फराज भाई, बहुत बहुत। अब मैं आपको बताता हूं कि पत्रकारिता एक सेवा है, एक त्याग है, एक प्रोफेशन नहीं है। दुर्भाग्य से जब मैं पत्रकारिता में आया तो मेरी माता श्री बहुत नाराज होती थी और कोई भी मां नाराज होगी जिसका बेटा स्कूल जाने के समय किसी अखबार नवीस बन जाए तो मां को तो चिंता होनी जायज है। उन्होंने कभी ये प्रकार बने, लेकिन ये कुछ ऐसा कीड़ा होता है जो आने के बाद व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। अब आप ये देखिए कि मैंने कितना बड़ा सफर तय किया है कि 1975 में जब हमारी माताजी बहुत ऐतराज करती थीं और मुझे कहने में तनिक संकोच नहीं है कि मैं उनकी पिटाई भी खाता था, तब भी मैं पत्रकारिता को नहीं छोड़ पाया और अंततोगत्वा 5 सरकारी सेवाएं मैंने ज्वाइन किया और साल 6 महीने के अंदर उसे छोड़ करके फिर वापस आ गया और फिर पत्रकारिता में शामिल हो गया। फिर वकालत में आया तो उसमें भी एक अच्छे वकील के रूप में मेरी पहचान बनी। फौजदारी के अच्छे यंग लॉयर्स में मैं जाना जाता था। मेरी आय के स्रोत भी बहुत बढ़े, लेकिन अखबार के मोह ने, या यूं समझिए पत्रकारिता का मोह, मुझे इस तरह से खींचा कि मैं वकालत करना भूल गया और इसमें भी समर्पित भाव से जुड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने बहराइच में 13 आईएएस आईपीएस अफसरों के अवैध फार्म हाउस का खुलासा किया था, जिसमें एक चीफ सेक्रेटरी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल थे, जिन्होंने फोन कर करके, उस समय बेसिक फोन होता था, मोबाइल नहीं होता था, और मैं आईडी कॉलर रखता था, इसलिए मैं नंबर पहले देखता था उठाने से पहले। हमारी पत्नी उठाती थी, उनको धमकियां मिलती थी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम आपको बताएं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि यदि आप इसको जीवंत रूप से जी रहे हैं तो ये आपको छोड़ पाएगा और न आप उसे छोड़ पाएंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। भ्रष्टाचार की बात अभी हो रही थी, मैं आपको बताऊं, ये गुल्लाबीर और कहां कहां कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना बनी। मेरे सूत्र आकर के मुझे बताते कि लोग कारों से जाते हैं वो आवास देखने, तो मैंने कहा भाई कार वालों को तो ये आवास से कोई रुचि होनी नहीं चाहिए, क्यों जाते हैं ये कार वाले। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैंने 2 लोगों को लगाया, मैंने कहा पता करके आओ ये कार वाले क्यों जाते हैं। तो उसने आकर के जो रिपोर्ट दी उसे मुझे पता चला कि कार वाले अपना आवास देखने जाते हैं, यानी उन्होंने उसको अलॉट कराने की कोशिश की है। मैं उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। आप लोगों को बताएं, पत्रकारिता में एक तो वो खबर होती है कि यहाँ दुर्घटना हुई, 4 मरे 2 घायल, और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है जिसको कहते हैं कि किसी चीज को विवेचना करके उसका पूरा ब्यौरा समाज के सामने प्रस्तुत करना। मैंने उसकी विवेचना किया तो मुझे पता चला कि बसपा शासन काल था, मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। तो बसपा का जिलाध्यक्ष अपनी पत्नी के नाम, बसपा का
बामसेफ अध्यक्ष मां के नाम, बसपा का लोकसभा प्रभारी मां के नाम, इस तरह से तमाम लखपतियों ने वो आवास अपने नाम करा लिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये अत्यंत मुश्किल कार्य था एक सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध, लेकिन पता नहीं क्यों पत्रकारिता में आने के बाद लोगों में इतना साहस आता है कि वो भयभीत नहीं होते और वो परवाह ये नहीं करते कि वो बाद में क्या होगा और क्या कोई कहेगा, क्या कहेंगे लोग। और जब वो खबर प्रकाशित हुई, मैंने रात में डीएम को फोन किया, उनसे जानना चाहा कि उनका क्या वर्जन है। तो चपरासी ने बताया कि डीएम साहब मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा इस नेचर के अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, चेन्नई के शहरों से आपका टच हो तो वहाँ जितना ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ये ज्यादातर नेपाली भाई बहन होते हैं, नेपाली भाई होते हैं। मैंने अपने मित्रों से कहा कि ये जिस तरह से भारत नेपाल का कोई मैत्री संघ बना लो, ताकि जो ये 10,000 15,000 की नौकरी नेपाल से आकर, जिनको हम बहादुर कहते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, हमारी सुरक्षा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनको अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो समाज की जिम्मेदारी है कि उनकी सहायता करे। ये चीजें फराज भाई हैं, आज उनसे कोऑर्डिनेशन करो, केवल पत्रकारों के हित में नहीं, जो चपरासी चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जो लड़कियां आकर दिल्ली और मुंबई में बर्तन नाचती हैं, उनके ऊपर कोई असामाजिक तत्व, कोई जो है गलत आदमी, दुर्जन लोग उस पर हमला न करें, उसको सताएं ना, उसको परेशान न करें। जब तक हम समाज पत्रकार लोग समाज के निचले पायदान पर खड़े होंगे, हक और इंसाफ के लिए हम लोग खड़े नहीं होंगे, हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, तो हमारी कोई भी प्राथमिकता नहीं रह जाएगी। प्रोफेशनल के साथ साथ यह जरूरी है कि समाज के जो निचले पायदान पर हैं, खड़े हैं, उनके हक और इंसाफ की लड़ाई को हम अपने कलम की आवाज दें, तभी हम प्रासंगिक रहेंगे। नहीं तो ये लोग बड़े मीडिया संस्थान हैं, 200 रुपए 500 रुपया यूट्यूब चैनल और अखबार का पत्रकार ले लेता है तो उसको टारगेट किया जाता है, लेकिन ये करोड़ों में बिकने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने भी बड़े मीडिया संस्थान में काम किया है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैनल हमने अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि जनता मतलब हम और आप, सरकार और मीडिया का एजेंडा तय करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया समाज का और हम लोगों का एजेंडा मीडिया और सरकार तय कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जान लीजिए। मीडिया को अधिकार नहीं है समाज की आवश्यकताओं को के अनुरूप मीडिया का एजेंडा तय हो। तो ये तमाम बातें हैं और मेरी अंतिम बात यह है कि कोई भी आदमी, हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, लेकिन गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण की इतनी योजनाएं हैं सरकार की कि अगर वास्तव में यह लागू हो जाए, 10 साल जो है, अगर हम लोग वास्तव में भ्रष्टाचार से दूर हो जाएं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्वर्णिम भारत का सपना था, जो सुपर पावर विश्व गुरु का सपना था, वो वास्तव में साकार हो जाए। और इसके लिए जरूरी है कि जो गांव में जो पैसा आ रहा है, चाहे वो शौचालय के रूप में हो या खबर आते ही प्रधान जी साम्राज्यवाद पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका और जो यूरोप का साम्राज्यवाद है वो कहने के लिए मानवाधिकारवादी है, लेकिन जो चीन का साम्राज्यवाद है वो इतना निर्लज्ज है, इतना घटिया है, और वो चीन नेपाल की धरती को अपने प्रयोग में लाने के लिए, शिकंजे में कसने के लिए आतुर और व्याकुल है। तो उस नेपाल की धरती से आए हुए हम अपने तमाम पत्रकारों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त वो तमाम लोग जिनको मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं या नाम उनको बुलाया गया और मैं भूल गया हूं, क्षमा मांगते हुए उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फराज भाई के अतिरिक्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है, किसी भी रूप में, नींव के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई पड़ती हैं दीवारें, छत, बाहर सा रंग रोगन, लेकिन अगर नींव न रहे तो कोई भी राजमहल उस पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो जो जिनका नाम नहीं ले रहा हूं या नहीं ले पा रहा हूं, वो विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया और हम लोगों को
130 किलोमीटर से बुलाकर अपनी बात कहने का अवसर दिया। अब मैं बात शुरू कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि सबसे कम से कम समय में अपनी बात खत्म कर दूं कि पूरी दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो संसारीकरण है ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन को अमेरिका की खाती, अमेरिका की विरासत, अमेरिका का हेरिटेज नहीं मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस धरती पर रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बंधु हैं, ये बहुत पहले हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में उद्घोष इसका हो चुका था। तो जो जिस धरती से वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई हो, पूरी दुनिया में के लोगों को जिसको भाई बहन माना गया हो, जहां वृक्षों की पूजा किया जाता रहा हो, जहरीले सर्पों को दूध पिलाया जाता हो, उसको अमेरिका और यूरोप क्या ग्लोबलाइजेशन का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन खैर, आज उनका सिक्का चल रहा है अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में। तो ग्लोबल विलेज, जो इंटरनेट की दुनिया आने के बाद ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में बदल गई है। हम लोग छोटे थे जब, तो कोई खबर कैसे, जो हमारे जन्म के पहले आप पत्रकारिता में आ गए, आप बताइए कि कैसे खबर, जो पत्रकार लोग हैं, आप कभी डिस्कस करिए इनसे, सतीश श्रीवास्तव जी से, आदरणीय सतीश श्रीवास्तव जी से, कि कैसे खबर भेजी जाती थी। कोई साधन नहीं था। आज इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे से तुरंत खबर अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चीन, अफ्रीका, पूरी दुनिया का खबर लेते हैं और देते हैं। तो पूरी दुनिया, जो इंटरनेट के आविष्कार के बाद पूरी दुनिया बदल गई है और इसमें पत्रकारिता का बहुत ज्यादा दायित्व बढ़ गया है। अगर हम भारत के संदर्भों में देखें तो आजादी के बाद जो नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई गई, उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये संवैधानिक स्तंभ है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और पत्रकारिता को एक चौथा खंभा, फोर्थ पिलर मान लिया गया है। बस हम 4 से 5 मिनट बोलेंगे तो कृपया उसमें जो है बिल्कुल व्यवधान मत करिए, आवाज आने पर कंसंट्रेशन टूटता है। तो उसमें जो चौथा पिलर है ये संवैधानिक नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हमने अपने को मान लिया कि हम मीडिया कर्मी हैं तो हम चौथे स्तंभ हैं, लेकिन सरकार ऐसा कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन आजादी के पहले हम भारत के बहुत पुराने इतिहास में जाना चाहते हैं। वैसे तो इतिहास बहुत पुराना है पत्रकारिता का। नारद जी पत्रकार ही थे, मूलतः जटायु क्राइम रिपोर्टर ही थे, जिन्होंने सीता जी के अपहरण की सूचना दिया था रामचंद्र जी को। तो मैं उनको अपने तरीके से क्राइम रिपोर्टर ही मानता हूं। और वो केवल सूचना नहीं दिए थे, जैसे आजकल डीएम एसपी को जब मैं फोन करता हूं तो कहते हैं आपसे क्या मतलब, आप खबर लिख दीजिए। वाह भाई, ये यहाँ के पत्रकार हैं। कल बहराइच का एसपी के साथ गुंडागर्दी करे, मैं बहराइच के एसपी को फोन करूं, वो बोले कि आपसे इनसे क्या मतलब है, आप खबर लिख दीजिए। क्यों खबर लिखते? जटायु ने क्या किया था? जटायु ने केवल खबर नहीं बताई थी, अपने बेहद सक्षम प्रतिद्वंदी के साथ उन्होंने युद्ध किया था, इसीलिए आज उनका नाम ले रहे हैं। तो भारत में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हम वर्तमान संदर्भ में उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन में आप जितने भी पत्रकारिता देखिए, बड़े नेताओं को, गांधी जी रहे हों, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हों, जवाहरलाल नेहरू बने हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, और भारत के एक महान क्रांतिकारी, महानतम क्रांतिकारी, जो दुनिया के क्रांतिकारियों से जिनकी गैरीबाल्डी और आज महान क्रांतिकारियों मैगनी से जिनकी तुलना की समस्या है, जो बुनकर की समस्या है, उन समस्याओं से हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो मान लीजिए कोई आदमी पत्रकारिता कर रहा है, उसे लोकल प्रधान या लोकल गुंडे की कोई भी जो है धमकी आती है, तो आप बहराइच जिले के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, विशेषकर बहराइच के पत्रकारों से, तो वो इनको दें और उस पत्र को मैं इसके लिए एक विशेष जो है अधिकारी बैठता है यूपी पुलिस मुख्यालय में, उसका नाम होता है अपर पुलिस महानिदेशक लोक शिकायत, उसको मैं फॉरवर्ड करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो अन्याय का शिकार न होने पाए। ये तमाम बातें हैं, बहुत सी बातें कहने का मन है, लेकिन समय की बहुत कमी है और मैंने बहुत समय ले लिया है, तो इसके लिए मैं जो है, क्योंकि बहुत बातें थी, कहना था और इनको रहना है, उनसे होशियार हमको रहना है। लाख हमको जुदा करे कोई, लाख हमको जुदा करे कोई, हमको मिलजुल के साथ चलना है, हमको मिलजुल के साथ चलना है।
हमको मिलजुल के साथ चलना है, हमको मिलजुल के साथ चलना है। 4 मिसरे और पिछले साल बहुत पसंद किया गया था। मैं चाहता हूं कि कुछ नए चेहरे हैं, उनकी खिदमत में 4 मिसरे पेश करूं। तो ये 4 मिसरे वो हैं जिससे मेरी पूरे हिंदुस्तान में मेरी पहचान बनी, इसलिए मैं आपसे करता हूं। दोस्तों, कुरान शरीफ हमारी धार्मिक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि हुब्बुल वतनी आधा ईमान है, वतन परस्ती आधा ईमान है। उसकी रोशनी में 4 मिसरे। मेरा मज़हब ये मुझसे कहता है, मेरा मज़हब ये मुझसे कहता है, तुम वतन के शहीद बन जाना, तुम वतन के शहीद बन जाना। बात जब आए देशभक्ति की, बात जब आए देशभक्ति की, वीर अब्दुल हमीद बन जाना, वीर अब्दुल हमीद बन जाना, वीर अब्दुल हमीद बन जाना, वीर अब्दुल हमीद बन जाना। उससे सबसे कलाम करता है, बुझे दिलों को भी वो शाद काम करता है। और यहाँ फराज की दावत पे जो भी आए हैं, यहाँ फराज की दावत पे जो भी आए हैं, उन्हें अदब से मुबारक सलाम करता है, उन्हें अदब से मुबारक सलाम करता है। और हजरात, 4 मिसरे यहाँ की जो पत्रकार हैं उनके कलम को कितनी कुव्वत होती है, कितनी ताकत होती है। जो चाहे इस कलम से कुछ कर सकते हैं। मैं उनके हौसला अफजाई के लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। है यहाँ सहाफ़ी जो कुछ बुरा नहीं करते हैं, है यहाँ सहाफ़ी जो कुछ बुरा नहीं करते, अपने पेशे से हरगिज़ ये दगा नहीं करते, अपने पेशे से हरगिज़। आंधियाँ तासुब की क्या मिटाएंगी इनको, आंधियाँ तासुब की क्या मिटाएंगी इनको, ऐसे वैसे झोंकों से ये डरा नहीं करते, ऐसे वैसे। नाराज हो जाते हैं, क्या मैनेज नहीं हो पाते हैं और कैसे ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि कई बार शासन और प्रशासन में बैठे लोग ऐसे तेज तर्रार पत्रकारों को मैनेज करने की जो एक प्रथा चल पड़ी है, तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिकंजे से फंसते नहीं है, जाल तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जसवीर सिंह और शिवम कुमार हैं, जो इस सबसे पिछड़े जनपद में आर्ट एंड कल्चर को लेकर, यहाँ एक बच्चा भी आज आया नहीं है, फरहान लारी, वो नई उम्र का बच्चा, लेकिन वो उसकी कलम में भी शायरी की बड़ी ताकत है, और हो सकता है कि फराज भाई ने इनवाइट किया, वो नहीं पहुंच पाया है। तो ये कुछ ऐसे नायाब चेहरे हैं इस शहर के, जो पूरे प्रदेश में अपनी धमक दिखा रहे हैं और कह रहे हैं
छोटा सा तिनका है लेकिन असर दिखा रहा है। नंबर का पैसा नहीं आने देंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार स्वयं मिट जाएगा। भ्रष्टाचार का प्रादुर्भाव तो तब होता है जब एक सिपाही की पत्नी दरोगा जी की पत्नी के साड़ी से अपनी साड़ी मैच करने लगती है, तब भ्रष्टाचार का प्रादुर्भाव होता है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, मंच का भी आशीष चाहता हूं कि सब लूटत है तुमहू लूटो, तुमका लूटे का आफत है। सब लूटत है तुमहू लूटो, तुमका लूटे का आफत है। और लोकतंत्र में सब जीतत है, तुमका जीते का आफत है। और सोनू मोनू पिंकी बबली का भूख से दिन भर पीड़ित है। सोनू मोनू पिंकी बबली का भूख से दिन भर पीड़ित है। और हरिश्चंद्र जो बनी हो तो फिर तुमका पीटन का आफत है। हरिश्चंद्र जो बनी हो तो फिर आप लोग ताली नहीं बना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज 4 पंक्तियां, वही प्यादा बदल गया और इस तरह से इस तरह से हद से मैं ज्यादा बदल गया। और हसरत थी तेरे हाथ का मैं भी बनूं रुमाल, देखा तेरा जुकाम इरादा बदल गया। देखा तेरा जुकाम इरादा बदल गया। 4 पंक्तियां अवधि की पढ़ता हूं, सब कहते हैं प्यार करिए, लेकिन मैं हास्य कवि हूं। देखिए प्यार, हास्य कवि का प्यार कैसे है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने खोपड़ी भार सदा दूसरे के खोपड़ी मढ़ा की, अपने खोपड़ी भार सदा दूसरे के खोपड़ी मढ़ा की। और हम प्यार मोहब्बत का जानी जसावा जूमा गढ़ा की। हम प्यार मोहब्बत का जानी जसावा जूमा गढ़ा की। बस हमसे पढ़े भवा गलती लब लेकर वही के रोज मिले। बस हमसे पढ़े भवा गलती लब लेकर वही के रोज मिले। वो इलू इलू लिखा के हम उल्लू उल्लू पढ़ाते। वो इलू इलू लिखा के हम उल्लू उल्लू पढ़ा के। देखिए और कितना मैंने बात ये छिपाई है। डरते हुए प्रेमिका ने कहा बॉयफ्रेंड से कि माफ करना जानू मैंने बात ये छिपाई है। और मेरे खुद को बताती रही आज तक, पिछले ही साल मेरी हो गई सगाई है। मेरे खुद को बताती रही आज तक, पिछले ही साल मेरी हो गई सगाई है। तो हंस के बोला बॉयफ्रेंड बस इतनी सी बात। हंस के बोला बॉयफ्रेंड बस इतनी सी बात, नाक में अपने दिल पे तुलाई है। और आज मेरे घर चल तुझको मिलाऊं मैं, मेरे 4 बच्चे और घर में विश्वास नहीं कर पाएंगे। लगातार फोन डीएम साहब का आता रहा सुबह 7:30 बजे से, और मैं बार बार काटता रहा। मैं बहुत परेशान हुआ काटने में। थोड़ी देर मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। फिर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की एक बैठक थी उस दिन। मैं लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में जब गया बैठक में, तो भी फोन आते गए। फिर मैंने अपने एक सहयोगी से कहा कि डीएम को बता दो कि मैंने उनको 5 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दिया है। अगर वो बहराइच में रह जाएं तो 5 दिन बाद मुझसे बात कर लेंगे। वैसे मुझे यकीन है कि वो तब तक रह नहीं पाएंगे। मेरे सहयोगी ने उनको बताया तो उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए सतीश जी से बात करा। मैंने कहा नहीं, अब तो 5 दिन का अपॉइंटमेंट है। कल रात मैंने उनको फोन किया था, उनके पास फुर्सत नहीं थी, अब मेरे पास फुर्सत नहीं है। आमंत्रित कर रहा हूं अभिजीत आनंद जी, संपादक समय का उपभोक्ता, समाचार पत्र लखनऊ। अब इसी क्रम में मैं सौरभ अग्रवाल जी को भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। अशरफ कमाल साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं। आप शहर के, आप इधर से
अब मैं फराज भाई से गुजारिश करूंगा, सौरभ अग्रवाल जी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं फराज भाई और सतीश दादा। और इसी क्रम में अभिजीत आनंद जी से निवेदन, कृपया वो भी सतीश दादा और फराज भाई के माध्यम से प्रशस्ति पत्र देते हुए तेजक और सटीक विचारों से, संदर्भों से आपने हम सभी लोगों को उद्वेलित किया। अजय गुप्ता जी, और इसके बाद मैं समीर अली जी को बुलाना चाहूंगा, समाचार रेखा news.com के संचालक समीर अली जी। समीर अली, इसके बाद शुभम शर्मा जी, समाज जागरण साप्ताहिक समाचार पत्र प्रमुख संवाददाता शुभम शर्मा जी। शुभम शर्मा जी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए सतीश दादा। और अब इसी क्रम में रमेश चंद्र कुमार जी से गुजारिश, वो भी मंच पर आए। आप नयामुल्क.com के संचालक। नीचे कर देते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेपाल से अपना विशेष समय निकालकर यहाँ पर आए। अब मैं जाहिद सिद्दीकी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। जाहिद सिद्दीकी जी, समाचार रेखा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता। जाहिद सिद्दीकी जी का सम्मान प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर फराज भाई और सतीश दादा के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद सिद्दीकी जी। अब मैं राम जी सोनी जी को भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सुदर्शन न्यूज, NB न्यूज 24 ब्यूरो प्रमुख रुपैया। भारत नेपाल की सीमा पर आप पत्रकारिता करते हैं, दोनों देशों और दोनों जनपदों से तालमेल बनाकर। मैं इसी क्रम में रईस सिद्दीकी साहब को मनोज कौशल जी, अजय गुप्ता, और इसके बाद मैं समीर अली जी को बुलाना चाहूंगा, समाचार। इसके बाद शुभम शर्मा जी, शुभम शर्मा जी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए सतीश दादा। और अब इसी क्रम में रमेश, आप लोगों का और अजय गुप्ता जी,
जी को बुलाना चाहूंगा समाचार लेखा news.com के संचालक समीर अली, समाचार समाज जागरण साप्ताहिक समाचार पत्र प्रमुख संवाददाता शुभम शर्मा जी। शुभम वीडियो बना लेना वीडियो शुभम शर्मा जी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए सतीश दादा और अब इसी क्रम में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेपाल से अपना सम्मान प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर फराज भाई और सतीश दादा के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर सिद्दीकी जी। अब मैं राम जी सोनी 24 ब्यूरो प्रमुख रुपैया, भारत नेपाल की सीमा पर आप पत्रकारिता करते हैं, दोनों देशों और दोनों जनपदों से तालमेल बनाकर